जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लगन और मेहनत के साथ अपना अध्ययन निरंतर की तरह रोजाना की भांति आप अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको टेंस ग्रामर के अंदर करवा रहा था, जिसमें हमने पहले वीडियो के अंदर टेंस का बेसिक्स जाना, साथ ही हमने वर्ब का कॉन्सेप्ट भी समझा और उसके बाद में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और साथ ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट होता है। हर एक माइनर चीज का हमने ध्यान रखकर हम अच्छे से वर्ब का कॉन्सेप्ट के साथ हमने स्ट्रक्चर सेंटेंस की समझी और देन उसके बाद में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट तीनों सेंटेंस के साथ कवर किया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हमने समझा। और आज हमारा थर्ड नंबर पर टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज हम अच्छे से आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट है हमारा, वो हमारा आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ अच्छे से नोट्स बनाइए और एक एक पॉइंट को अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझकर आप अच्छे से अपना डाउट दूर कीजिए। तो आज हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हेडिंग डालिए, तीसरे नंबर का हमारा टेंस आता है। ओवरऑल 12 टेंसेज होते हैं हमारे, उनमें से प्रेजेंट का तीसरा भाग है। हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। इसमें तीसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ऐसी कौन सी एक्शन है जिसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है? तो वर्तमान के अंदर जो भी कार्य हाल फिलहाल में पूरा हुआ है, यानी ऐसा काम जो पास्ट के अंदर भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में हाल ही के समय में, कुछ समय पहले हाल ही में जो वर्तमान में खत्म हुआ है, तो वर्तमान में पूरा हो चुका है, तो उसके लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्योंकि परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमेशा कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी कार्य जो फिनिश हो चुका है, उसके लिए हम हमेशा परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में कोई काम पूरा हो चुका है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट, और भूतकाल के अंदर कोई काम पूरा हो चुका था तो उसके लिए हम पास्ट का परफेक्ट यूज करेंगे। और भविष्य में ऐसा काम जो पूरा हो चुका होगा, जैसे मैं आने वाले सोमवार तक एक पुस्तक लिख चुका हूँगा, यानी आने वाले सोमवार तक मैं पूरा काम कर चुका हूँ, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो रोजाना की भांति आज हम फिर इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और सबसे पहले हम इंग्लिश की हिंदी में कुछ पहचान जान लेते हैं। इसमें हिंदी में पहचान होगी, इसमें किसी वाक्य के अंत में चुका है, उसके साथ कोई हिंदी का सेंटेंस खत्म हो रहा, या फिर फेमिनाइन के लिए चुकी है और चुके हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये यदि किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंत में हिंदी के किसी वाक्य इसके साथ में खत्म हो रहे हैं तो निश्चित ही वो वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब इसके साथ साथ हम कुछ और भी पहचान होती है इसकी, जैसे आ है, ठीक है ना, किसी के अंत में आ की मात्रा के साथ खत्म हो रहा, ई है और ए है। एग्जाम्पल के साथ जैसे गया है, गई है, गए, ठीक है ना, वो स्कूल गया है, गई है, गए। तो इस हिसाब से ये भी ध्यान रखना। वैसे मोस्टली आपको ये मिल जाएगा, लेकिन इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना। इसकी हिंदी मैंने सब पहचान बताई कि कोई भी सेंटेंस जो चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ में खत्म होता है, या फिर उसके अंदर में आ है, ई है, ए है, इन शब्दों के साथ हमें कोई भी हिंदी का वाक्य खत्म होता प्रतीत होता है तो वो निश्चित ही किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब हम इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन की बात कर देते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम अच्छे से समझेंगे सबसे पहले कि ऑल दोज एक्शंस which जो बिगिनिंग शुरू हुए थे, which started in the past time या in the past, वो काम जो भूतकाल के अंदर शुरू हुए थे परंतु फिनिश्ड रिसेंटली, लेकिन हाल ही में कोई काम पूरा हो चुका है लेकिन वर्तमान में वो कंप्लीट हुए, तो उस एक्शन के लिए किसका प्रयोग होगा?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। ये इसकी इंग्लिश की मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन बताई है। जब इसको हम एडवांस में पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। उसके अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे। जब इसको कुछ ही अब आज हमारा प्रेजेंट खत्म हो जाएगा और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट की सारी बेसिक जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर हमारा फ्यूचर, और उसके बाद में हम धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ेंगे, एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। एक एक वीडियो में अच्छे से हम समझते रहेंगे सारा का सारा टेंस का जो भी जितनी भी नॉलेज है, सारी की सारी डिटेल, जब तक हम टेंस की खत्म ना कर सकते तब तक मैं आपको पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अब हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा ये होती है कि जो भी काम भूतकाल में शुरू हुआ, ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में खत्म हुआ, हाल फिलहाल में खत्म हो चुका है, तो वो काम किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। ये हमें ध्यान रखना सबसे पहले का। और कोई भी काम पूरा हुआ, खत्म हो चुके, कंप्लीट हो चुके एक्शन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो विल रीयूज या रीयूज हमेशा किसका प्रयोग करते हैं और करेंगे भी किसका, परफेक्ट टेंस का। ये हमेशा आपको ध्यान रखना। अब इसकी हम सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के थ्रू हम स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसी क्या पहचान होती है। नंबर 1 पर आप लिखोगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, इसकी क्या पहचान होती है, तो इसकी आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट प्लस एज ऑब्लिक एम, मतलब यहाँ तो एज आएगा, यहाँ फिर क्या आएगा, एम प्लस MV3 का मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये पहचान होगी हमारी अफर्मेटिव किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान में पूछ रहे तो आप ये बताओगे कि हैज के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किस टेंस में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताती है कि कोई भी एक्शन पूरा हो चुका। थी मैंने कल वर्ब की जब फॉर्म बताई उसमें मैंने बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल को क्या कहते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें बात ये कि हैज का प्रयोग कहाँ होगा और हैव का प्रयोग कहाँ होगा, तो इन दोनों में मैं आपको यह बता देता हूँ। जिसमें हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव में अलग से समझने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये समझ लेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है ना, हो सकता है अपनी ये चीजें आपकी क्लियर हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और साथ ही आपका रिवीजन भी एक बार अच्छे से हो जाएगा। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम प्रयोग करेंगे हैज का प्रयोग होगा। हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है ना। और देन हमारा सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आप सब देखोगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी जब इफ सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग, किसका प्रयोग करोगे, हैव का प्रयोग होगा। सदा के लिए जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, तो आप अच्छे से एक बार आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप सामने लिख दीजिए कि ही, सी, इट, या फिर कोई प्रॉपर नाउन या कोई सिंगुलर नाउन, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। इन सब के साथ हैज का प्रयोग होगा। और आई भी इसमें आता है, ठीक है ना। आई जो प्रोनाउन है ना, उसको आप प्लूरल आई के अकॉर्डिंग हमेशा किसका प्रयोग होगा, हैव का, ना कि हैज का। तो दे, वी, यू और आई, और साथ में कोई प्लूरल नाउन, तो उन सब के साथ में किसका प्रयोग होगा, तो हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर हैज और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब होती है, और तब इसके पीछे कौन से फॉर्म का प्रयोग होता है, तो अब इसके पीछे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा जानी। कोई भी ऐसा काम, ऑल दोज एक्शंस which started in the past time और but finished, है ना, recently, जो काम भूतकाल में शुरू हुआ हो लेकिन वर्तमान काल में ही पूरा हो चुका हो, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और उसके साथ किसी भी हिंदी के सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, जो गया है,
गए हैं। तो इन सब के साथ में कोई सेंटेंस हिंदी का खत्म होता है तो वो हमेशा सीधी सी बात है वो किसका होगा, तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। और उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जाना, जिसमें हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हैज है के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ में किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। ठीक है, अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जांपल के साथ अच्छे से समझें। तो स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हैज है के साथ में होगा, ये ध्यान रखना। जब भी हैज है के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो कौन सा टेंस में यूज होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम समझेंगे अच्छे से इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। सबसे पहले मैं ये लिख लूं कि सी हैज रीड दिस नॉवल, वो इस नॉवल को पढ़ चुकी है। अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, वो इस नॉवल को पढ़ चुकी। तो आप क्या बोलोगे, सी हैज रीड दिस नॉवल। अब सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एसएच का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर और एसपी का मतलब सब्जेक्ट प्लूरल, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। सही है, और हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ। अब मैं अगर वो स्कूल जा चुका है तो क्या कहोगे, ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। तो क्या बोलोगे, ही हैज गॉन टू स्कूल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके साथ में हैज का प्रयोग और हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, साथ में टू प्री को, जिसके बाद में ये स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। एक मैं एग्जांपल दे दूं कि हम मूवी देख चुके हैं, तो इसका क्या होगा, तो वी, अब हैज आएगा या फिर हैव, ये आपको बताना है। वी हैज ऑब्लिक हैव सीन दिस मूवी, MOVI। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझे होंगे कि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। और सीन, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, सी, सा और सीन, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद दिस मूवी क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने से सीधी सी सिंपल स्ट्रक्चर 3 एग्जांपल के साथ में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान समझ ली कि जब भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में हैज के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो स्ट्रक्चर किसकी होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। एक बार अगेन मैं आई रिपीट माय वर्ड्स कि मैं ये बात दोहराता हूँ कि जब भी कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में हाल ही में रिसेंटली कोई एक्शन फिनिश हुई हो, कंप्लीट हुई हो, तो उसमें किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करोगे। और पूरे हुए काम के लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम ये समझेंगे, ये नोट कर लो। उसके बाद में बी पार्ट पर हम आएंगे, उसमें हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखोगे, या फिर मैं इसको रिमूव करके या ऊपर ही लिख देता, आप ये लिखोगे। अब हम बी पार्ट में लिखोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। उसकी क्या पहचान, उससे पहले हम एक बार नेगेटिव देख लेते हैं। 2 नंबर पर क्या लिखोगे, बी में लिखोगे नेगेटिव। किसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर सीखेंगे बाद। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बताया कि जब भी आपको किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे दे तो आप अच्छे से उसका नेगेटिव बना सकते हो। कल मैंने बताया कि नो का प्रयोग हमेशा हम शुरुआत में करते हैं और नेवर का प्रयोग मेन वर्ब के बीच पहले, और नॉट होता हुआ हमेशा किस पर आता है, थर्ड प्लेस पर। और ज्यादातर आपने मैक्सिमम देखा होगा कि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब,
और मेन वर्ब के बीच में होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन हमने ये बात सीखी नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे स्थान पर होता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर आएगा। लेकिन एक टाइप आती है WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें हमेशा नॉट का प्रयोग चौथे स्थान पर होता है, वह ध्यान रखना। ठीक है, इतना डीप में पूछा नहीं जाता, आपको मोस्टली 3 टाइप्स अच्छे से आने चाहिए, पर ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, तो स्ट्रक्चर लिखोगे, स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी STRUCTURE। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, वाक्य बनेगा कैसे, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में क्या आएगा, हैज या हैव। ये जो हैव क्या होती है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, और तीसरे स्थान पर कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉट लगाएंगे, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके अकॉर्डिंग, हैज हैव के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में लास्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देना। अब मैं एग्जांपल दे दूं कि मैं स्कूल नहीं जा चुका हूं ना, ऐसे समझो कि वो घर नहीं पहुंच चुका, तो क्या करोगे, he has not reached home। ठीक है ना, he has not reached home, वह घर नहीं पहुंच चुका है, REACHED, reach। ठीक है ना। अगला एग्जांपल, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूं, ठीक है ना, ऐसे समझिए, तो क्या लिखोगे, आई हैव नॉट लर्नड दिस चैप्टर या दिस लेसन, मैं इस लेसन को याद नहीं कर चुका हूं। ठीक है ना। और लास्ट एग्जांपल मैं इसका लिख देता हूं, ठीक है ना, वे घर नहीं जा चुके, ये तो लिख दिया घर नहीं पहुंचने वाला, तो अब अगला ये लिख दो कि दे हैव नॉट प्लेड चेस, वे शतरंज नहीं खेल चुके हैं। ठीक है ना, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किसके अंत में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हमने ये समझा कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर जान ली, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीसरे स्थान पर थर्ड प्लेस पर किसका प्रयोग होगा, हमेशा नॉट का। किसका होगा, नॉट का प्रयोग होगा, कौन से स्थान पर, थर्ड स्थान पर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। तो ही हैज नॉट तीसरे स्थान पर आ गया, बिल्कुल, ही हैज नॉट, और उसके बाद हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही सेंटेंस। दे हैव नॉट प्लेड चेस, वे शतरंज नहीं खेल चुके हैं, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, तो सब्जेक्ट, और हमेशा एक बात मैं और बता दूं कि जो वर्ब होती है वो हमेशा, है ना, ए वर्ब will depend on या verbs depend on the nature of subject। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नेचर यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नंबर कैसा, सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है या सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पर दे प्लूरल है तो इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया, आई को प्लूरल माना जाता है तो हैव का प्रयोग, और ही सिंगुलर है तो हैज। एक एग्जांपल और लिख दूं, ठीक है, मैं लेटर नहीं लिख चुका हूं, तो क्या करोगे, आई हैव, किस स्थान पर क्या बोलो, नॉट रोट रिटन, WRITTEN, ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, तो क्या करोगे, आई हैव, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीसरे स्थान पर नॉट। तो ये सेंटेंस कैसा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस होगा। तो ये आप नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। आई होप आप सबने अच्छे से नोट कर लिया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्थान पर हम जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। दोनों जानेंगे, WH वर्ड भी जान लेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी जान लेंगे, साथ ही क्लोज एंडेड होता हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, इन दोनों की पहचान हम अच्छे से करेंगे। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखिए मेरे साथ, सी स्थान पर लिखिए। तीसरे स्थान पर कौन सा सेंटेंस पढ़ते हैं हमेशा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। वी आस्क समवन ए क्वेश्चन, जिस वाक्य के अंदर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें कौन सा सेंटेंस वहां पर हम कर रहे हैं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है ना। अच्छा, अलग बात है। अब हम अच्छे से सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर STRUCTURE स्पेलिंग बोलते जाइए, धीरे धीरे याद हो जाएगी। स्ट्रक्चर यानी संरचना। ये किसकी स्ट्रक्चर है? आपकी इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। पहले की बात कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी हमारी? तो हम हेल्पिंग वर्ब को हटा के यहाँ पर सीधी हेल्पिंग परफेक्ट इसकी बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर इसकी बात करें तो हैज या फिर हैव, चलो हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। और सबसे खास बात एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। तो ये ध्यान रखना है कि है जो के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है जिसमें शुरू में है जो लिखा हुआ हो रहा है जो दोनों में से है, में से एक का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट आ रहा सिंगुलर या प्लूरल कोई भी, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और ऑब्जेक्ट आ भी नहीं रहा है और हो सकता है आ भी जाए, तो उसमें वो कौन सा सेंटेंस होगा? तो आप देखते ही पहचान लोगे कि है जो का प्रयोग तो किसमें होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब दूसरी इसकी एक स्ट्रक्चर होती है, WH वर्ड वाली मैं लिखवा देता हूँ। हम इतना इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसकी स्ट्रक्चर मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा तो एक बार इसकी इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आपको मैं बता दूंगा। WH वर्ड दोनों में, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ड, और हेल्पिंग वर्ड कौन सी है हमारे यहाँ पर? हैज या फिर हैव, और देन उसके बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस किसके साथ खत्म होगा? क्वेश्चन के साथ, ना कि फुल स्टॉप के साथ। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने बता दी कि इंटरोगेटिव, क्लोज एंडेड, हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसकी स्ट्रक्चर ये होगी। और यदि कोई ऐसा सेंटेंस वे क्यों खेल चुके हैं, ठीक है ना, अब ऐसा मैं निकालूं कि वे क्यों खेलते हैं, तो ये बात फिर क्या होगी? तो उसमें हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा किसमें होगा? WH वर्ड का वहां पर प्रयोग होगा जब भी, क्यों, कहाँ, कौन, कब, है ना, कैसे, तो ये सारे के सारे WH वर्ड होते हैं, तो वो हमेशा WH वर्ड का प्रयोग होगा वहां पर। लेकिन हम तो हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रयोग करके जानेंगे। अब आप नोट कीजिए, फिर इसका मैं एग्जाम्पल अच्छे से नोट करूंगा। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तीसरा समझ लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला एग्जाम्पल समझ लो आप कि क्या वह पुस्तक पढ़ चुकी है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले हैज सी रीड ए बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ चुकी है, तो क्या कहोगे? हैज सी रीड ए बुक। क्या उसने अपना गृह कार्य पूरा किया है, ये सेंटेंस आप लिख रहे हो तो क्या करोगे? हैज सी डन हर होमवर्क, हैज सी डन हर, ठीक है ना।
या ओवर होमवर्क लिख सकते हो अपना खाली, ठीक है ना, अपना गृह कार्य। तो हैज यानी क्या, उसने क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो किसका प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब का। और क्या वह पुस्तक पढ़ चुकी है, तो हैज सी रीड ए बुक। क्या वो अपना गृह कार्य कर चुकी है, तो हैज सी डन हर होमवर्क, ठीक है ना, ये ध्यान। तीसरा एग्जांपल मैं इसमें लिख सकता हूं कि क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो क्या करोगे, हैव दे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव दे प्लेड। क्या वे खेल चुके हैं, यहां तक इसका ये बनेगा, क्या वे खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड क्या, ए क्रिकेट, हैव दे प्लेड CRICKET। क्या वे क्रिकेट खेल चुके, सॉरी किस्मत लगा भूल गया, क्या वे क्रिकेट खेल चुके, क्या कहोगे, हैव दे प्लेड क्रिकेट। क्या वो अपना होमवर्क कर चुका है, तो सी के लिए क्या आ जाएगा, हर। और क्या वो अपना होमवर्क पूरा कर चुका है, तो हैज ही डन या कंप्लीट हिज होमवर्क। और हैज सी रीड ए बुक, क्या वो पुस्तक पढ़ चुकी है, तो हैज सी रीड ए बुक। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसके साथ में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ तक हमारा खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर जो भाग होता है उसके साथ में हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा ही खत्म हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें हम ये जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो ये आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर टेंस की हेडिंग डालेंगे आप सब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, लिखो अच्छे से समझेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, NUOU। नाम से ही आपको चल रहा होगा कि हमने कॉन्टिन्यूअस तो पढ़ा, प्योर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, जैसे प्रेजेंट का कोई भी काम वर्तमान में जारी है, ठीक है, प्रोग्रेस पर है कोई एक्शन, एनी एक्शन ऑन एट प्रेजेंट, ठीक है ना, या प्रोग्रेस पर कोई काम हो रहा है, चलो वो बात जानी। उसके बाद में हमने इसके अंदर परफेक्ट अलग से पढ़ा, लेकिन ये कौन सा टेंस है जिसके अंदर परफेक्ट का भी प्रयोग हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हो रहा है। मैं एक एग्जांपल बोलूं आपको कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, या ऐसे समझो कि राम 5 दिन से दौड़ रहा है, ठीक है ना, या ऐसे अगला एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं 3 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 3 घंटे से खेल रहा हूं। इसमें आप ये देखोगे कि काम खत्म तो नहीं हुआ, 3 घंटे से खेल रहा हूं, इसका मतलब काम स्टार्ट कब हुआ होगा, तो एक्शन स्टार्ट पास्ट के अंदर हुई है, लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुआ। कोई भी ऐसा काम जो भूतकाल में खत्म, भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में भी जारी हो, केवल वर्तमान में जारी हो, जिसमें हमें समय की कोई जानकारी नहीं हो, तो वो तो हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। लेकिन जब कोई ऐसी घटना जो भूतकाल से शुरू होके वर्तमान में भी जारी हो, तो इसका मतलब वो एक्शन कैसा होगा, तो वो घटना आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। इसमें क्या कहोगे, तो कॉन्टिन्यूअस तो चलो अलग बात है कि वर्तमान में काम अभी भी जारी है तो कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, लेकिन परफेक्ट का साथ में यूज क्यों किया। नाम देख के आप पहचान सकते हो कि मैं 3 घंटे से खेल रहा हूं, तो मैंने 2 घंटे तो मैं खेल चुका हूं ना, तो आधे से ज्यादा एक्शन में या कुछ भाग उस जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो उस काम का मैंने कुछ भाग पूरा कर चुका हूं। और जब किसी भी एक्शन का कुछ काम पूरा हो चुका हो, तो वो किसके अंदर आता है, वो परफेक्ट के अंदर आता है। हमने कुछ समय पहले ही जाना कि कोई भी ऐसा काम जो पूरा हो चुका हो वो परफेक्ट बनता है, लेकिन ये पूरा तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इस किसी भी एक्शन का कोई भी थोड़ा सा भाग तो पूरा हो चुका है ना। मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह से अब तक जितना काम मैंने कर लिया वो तो मैंने पूरा कर चुका हूँ ना, तो इसलिए वहां पर हमें पूरा होने के सेंस में परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और साथ में काम अभी जारी भी है तो वहां पर हम कॉन्टिन्यूअस का, तो ये दोनों मिला के बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई होप इसके बारे में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा, और इसको हम एडवांस में और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं।
अब इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी तो बोलोगे से रहा है। अब इससे किसके लिए आ रहा, तो मैंने कहा ना समय के साथ कोई भी एक्शन जो भूतकाल में शुरू हुई हो और वर्तमान में भी जारी हो, समय के साथ कोई काम वर्तमान में जारी हो, केवल वर्तमान में जारी हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन समय के साथ कोई काम वर्तमान में जारी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना। तो से रहा है, से रही है, ठीक है ना, और से रहे हैं, इससे वर्ड समय को दर्शाना, टाइम डिनोटिंग वर्ड है ये, ठीक है ना। और टाइम डिनोटिंग दो हमारे पास वर्ड्स है, एक तो सिंस और फॉर, वो इसी टेंस के अंदर प्रयोग होंगे। और आज से आपका सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं क्लियर करूँ, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इसलिए हमने बेसिक जान ली कि जब भी कोई हिंदी का वाक्य से रहा के साथ, से रहा है, से रही है, से रहे हैं के साथ में खत्म होगा तो उसमें हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ये बात हमने अच्छे से जानी। जैसे मैं हिंदी में समझा लूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह शाम से पत्र लिख रहा है, ठीक है ना, वह सुबह से दौड़ रहा है, वो दोपहर से मैच खेल रहा है, या वह सुबह से मूवी देख रही है, वे कल शाम से मतलब घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी एक्शंस होती हैं जो समय के साथ वर्तमान में कोई काम जारी है तो वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, ये ध्यान रखना। अब हम इसकी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्ड्स को देखना होगा, जिसमें पहला हमारा वर्ड है सिंस और दूसरा हमारा वर्ड है फॉर, ठीक है ना। पहले मैं सिंस को बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा फॉर को। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर क्या होता है। सिंस और फॉर में बेसिकली दो चीजों का डिफरेंस है, एक ही बात का डिफरेंस आप मान के चलो कि सिंस का प्रयोग केवल एक ही चीज के लिए होता है। सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और बल्कि फॉर होता है उसका प्रयोग हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सिंस के बारे में क्या लिखोगे आप आगे ये लिखिए, इट इज यूज्ड, अच्छे से लिखो आराम से, इट इज यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात मैंने बताई कि सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो इसके लिए आप नीचे लिख देना निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय कैसे, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, तो वी विल यूज सिंस, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना। तो निश्चित समय कैसे, जब मैं सुबह से खेल रहा हूं तो सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पता चल गया सुबह फिक्स समय, मैं दोपहर से खेल रहा हूँ, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, मैं दीपावली से ये काम करते आ रहा हूँ, मैं बर्थडे से ये काम करते आ रहा हूँ, वह शादी के बाद से मेहनत कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो मैंने वर्ड्स बताए हैं वो सारे के सारे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। तो उन सब के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, सिंस। तो सिंस डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा इसके साथ ही मैं बता देता हूँ कि फॉर के साथ में किसका प्रयोग करोगे, लिखोगे इट इज यूज्ड। इट किसके लिए आया, फॉर के लिए, ऐसे बोल दो, फॉर इज यूज्ड विथ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब हिंदी में बताऊं, आप लिखो अवधि या फिर अंतराल के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि अवधि तो कोई फिक्स पॉइंट की तो होती नहीं। मैं कह रहा हूं मैं 2 दिन से खेल रहा हूं, तो 2 दिन मेरा क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया। एक टाइम का क्या हो गया, ड्यूरेशन, एक अवधि हो गई, एक अंतराल हो गया, ठीक है ना। मैं 2 घंटे से किसी किताब को पढ़ रहा हूँ तो ये 2 घंटे का जो समय होगा तो ये हमेशा मेरा अवधि में गिना जाएगा, ड्यूरेशन में माना जाएगा। तो हमेशा वी विल यूज हम हमेशा प्रयोग करते भी आ रहे हैं और करेंगे भी, किसके साथ, फॉर के साथ। हमेशा हम फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। जब भी अवधि, अंतराल या फिर इंग्लिश में एक वर्ड और लिखना है तो आप लिख लीजिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किसके साथ होगा, ड्यूरेशन के साथ। इसके साथ में ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन का मतलब होता है अंतराल। जब भी समय अंतराल की बात, समय अवधि की बात हो रही है वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे, या ऐसे समझ लो अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। अब तो समस्या खत्म होनी चाहिए।
और सिंस के साथ निश्चित समय के लिए, निश्चित का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स पॉइंट बताएगा उस पॉइंट से उस पॉइंट तक, ठीक है, वहां पर सिंस का प्रयोग। और पीरियड ऑफ टाइम अंतराल, और उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे होगा। कभी कभी क्या करता है कि हमें हेल्पिंग पर मेन वर्ब ना पूछ के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दिया। हाल फिलहाल 9वीं क्लास के वार्षिक पेपर में आया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर लिया, तो उसमें पीछे फॉर या सिंस ऑब्लिक में देके वहां से पूछ लिया सिंस का प्रयोग होगा या फॉर का। अब आपने अच्छे से सिंस और फॉर को पढ़ा है तो आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है सिंस और फॉर में से। जैसे 1975 है तो 1975 से पहले किसका प्रयोग होगा, ये फिक्स समय, तो पॉइंट ऑफ सम टाइम से पहले सिंस का प्रयोग होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ एग्जांपल सिंस के साथ और फॉर के साथ, क्योंकि हमें सिर्फ पास्ट टेंस में भी पढ़ना है और फ्यूचर में तो सिंस की जगह फ्रॉम आ जाएगा और फॉर को हमें तीनों टेंस में पढ़ना है, तो इसीलिए इसको एक बार क्लियर ही कर लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो आप ये आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं सिंस के बारे में कौन कौन सी ऐसी बातें, पहले हम फॉर मान लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर का प्रयोग हमने समझ लिया किसके लिए आता है, ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, फॉर का प्रयोग। अब दूसरी बात है ये ड्यूरेशन यहाँ पे पीरियड होता है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं। अब आप ऐसे समझोगे जैसे मैं कह दूं फॉर प्लस, कैसे, यहां से लिख दो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ता से, ठीक है ना, फॉर 2 इयर्स या 3 इयर्स कर दो, 3 इयर्स, 3 साल से वो काम कर रहा है, तो ये ड्यूरेशन हो गया फॉर का प्रयोग। आगे जैसे फॉर 5 मंथ, ठीक है, या 5 मंथ्स, MONTH, मंथ से महीने, 5 महीने से। और इसके साथ साथ मैं कुछ और मैं सब बता रहा हूँ, जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, या फॉर लॉन्ग के साथ में भी ध्यान रखना, फॉर लॉन्ग के साथ में किसका प्रयोग होता है, केवल लॉन्ग आ गया लंबे समय से तो उसके साथ में भी फॉर का प्रयोग होगा, सेंस का प्रयोग। और फॉर फ्यू डेज का मतलब कुछ दिनों से, ठीक है ना, फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, ठीक है। और लास्ट में कौन सा रहेगा, तो इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा। और एक बात और ध्यान रखना, फॉर प्लस लास्ट प्लस टाइम, ठीक है ना, फॉर लास्ट वीक, फॉर लास्ट संडे, फॉर लास्ट मंडे, ठीक है ना, इन सब से आपको ध्यान रखना हमेशा किसका प्रयोग होगा। जैसे मैं कह दूं फॉर लास्ट संडे, तो एक बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट है सीधा सा, फॉर प्लस लास्ट प्लस टाइम, तो लास्ट प्लस टाइम के साथ किसका प्रयोग होगा, फॉर। तो ये सारी की सारी मैं जो कीवर्ड्स थी वो मैंने बता दी, इसको हम एडवांस में भी कम ही जानेंगे क्योंकि हमने बेसिक में अच्छे से जान लिया। क्योंकि तो जैसे 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, 3 सालों से, ठीक है ना, और ऐसे भी लिख सकते हो 5 शताब्दी भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें आपका हो जाएगा जैसे 5 महीनों से, लंबे समय से, ठीक है ना, और कुछ दिनों से, ठीक है ना, और उसके साथ साथ में सम डेज, कुछ दिनों से, और कुछ महीनों से, ठीक है, और साथ ही कुछ दिनों से, ये भी कुछ दिनों, एक बार यहाँ पर महीने लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और फॉर लास्ट प्लस टाइम, तो ये हमने कहा भी, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, ठीक है ना, तो इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ये सिंस और फॉर दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, या पर फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम आ जाता है, तो ये टाइम डिनोटिंग वर्ड होते हैं, तो ये टाइम को डिनोट करते हैं कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये आप नोट कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सिंस के बारे में जानते हैं। चलो आपने अच्छे से नोट किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंस में आप ये जानोगे कि सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है, सिंस का प्रयोग जान लिया, सिंस का प्रयोग होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे। और एक बात बता दूं, जब भी आप सिंस का प्रयोग करोगे तो आपका नाम का प्रतीक होगा,
जैसे महीनों के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले, ठीक है ना, दिनांक से पहले, टाइम से, समय से पहले, डेट से पहले, ऐसे हो गया। और उसके साथ साथ में आपके कुछ कीवर्ड्स और होते हैं जिनके साथ भी सेंस का प्रयोग होता है। त्योहारों के नाम से पहले, तो ये उसमें नाम का ही, जब नाम का पता चले तो हमेशा सेंस का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर भी मैं पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे और किसके साथ प्रयोग होता है, आप लिख देते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि हमें सब्जेक्ट खत्म करना है। तो उसके बाद हम ये जानेंगे सेंस प्लस नेम ऑफ डे। कोई भी दिन का नाम हो उसके साथ में सेंस का प्रयोग होता है, ये बात बहुत ही नहीं। दूसरा सेंस प्लस नेम ऑफ मंथ, किसी भी महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई सबके साथ में, अप्रैल, मई, ठीक है, सबके साथ में इसका प्रयोग सेंस। सेंस प्लस नेम ऑफ ईयर, कोई सा भी वर्ष हो, ठीक है, नेम ऑफ, तो सबसे पहले सेंस। सेंस प्लस पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे, दिन का कोई भी भाग, जैसे बता दो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, और सबसे इंपॉर्टेंट भाग डॉन, और लास्ट वन डस्क। डॉन होता है बहुत सुबह का समय और डस्क होता है शाम का समय, ये ध्यान, ठीक है ना, डॉन और डस्क, ये ध्यान रखना अच्छे से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेंस प्लस नेम ऑफ डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। सेंस प्लस ओकेजन में लिख सकते हो आप, कोई अवसर, ठीक है। सेंस प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल लिख दो, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स, ठीक है। फेस्टिवल कौन कौन से, नेम ऑफ फेस्टिवल्स में से हो गया हमारा सेंस प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल्स में हो गया, जैसे कि मान लो कि ये आपका होली हो गया, दीपावली हो गया, ठीक है, तो लिख सकते हो सेंस होली, होली से पहले सेंस दीपावली, ठीक है, ये क्लियर। अगला लास्ट वन हम लिखेंगे सेंस प्लस डेट। डेट जैसे कैसे, अब डेट में कह दो 26 जनवरी, तो इन सबसे पहले 15 अगस्त, इन सबसे पहले जैसे इसका, और सेंस प्लस टाइम, सेंस प्लस टाइम कैसे, जैसे 5 PM, 6 o'clock, ठीक है ना, 7 AM, छोटा लिखते हैं। इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा, बस आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इन सब के साथ में किसका प्रयोग होगा, इन सब के साथ में हमारा सेंस का प्रयोग होगा। ये मोस्टली मैंने इंपॉर्टेंट बात बता दी। बाकी जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि सेंस प्लस ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, जैसे मैरिज हो गया, बर्थडे हो गया, इनसे पहले भी सेंस का प्रयोग होता है। साथ ही सेंस प्लस, जैसे कोई मान लो मैं कह रहा हूँ जब से ये संस्था बनी है तब से लेके आज तक इन संस्था ने भ्रष्टाचार नहीं किया या इसने अच्छे से काम किया, तो सेंस प्लस अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, और डिपार्चर, सेंस प्लस अराइवल, सेंस प्लस ये डिपार्चर, और एक होता है इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत से, ठीक है। तो इन सब के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे, ये आप अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेंस जान लिया हमने, फॉर जान लिया, अब हम आगे की ओर चलते हैं इसके साथ में। फिर हम अफर्मेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जान के, इसके दो एग्जांपल जान के हमारा परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएगा आज। लिखो आप लिख लीजिए। अब हम जानते हैं आगे की बात, जिसमें हम पहले देखेंगे सेंस प्लस, अब सेंस के अलावा तो सेंस और जान लिया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव क्या जानेंगे, अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर जानो तो सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस बीन और प्लस मैन वर्ब की कॉन्टिन्यूअस है तो चौथी फॉर्म तो अड़िते है, ये तो पहले से ही कह दिया मैंने। चौथी फॉर्म की कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये पहचान होती है आपकी इसकी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन से टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां लिख देना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कंटीन्यूअस, ठीक है ना, कंटीन्यूअस एन यू ओ यू एस, यू यू के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लें। इसमें एक बात बता दूं आपको मैं, अभी तो आपको पता ही होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग और प्लूरल के साथ में इसका प्रयोग और देन आईएनजी भी लगाना है तो बीन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीन का प्रयोग होगा। हैज है और मैन भी चौथी फॉर्म, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? बीन का। अब ये मत पूछना कि बीन का प्रयोग कैसे होता है। तो हैज है और मैन और बी चौथी फॉर्म को दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होना जरूरी है? बीन का। ये ध्यान रखना। फिर आगे इसका पैसिव वॉइस में पढ़ा हुआ, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता इसकी वजह से, बीन की वजह से। हो गया एग्जांपल, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। सी हैज है, सीधी सी बात है, सी हैज बीन रीडिंग, रीडिंग क्या लिख रहे हो? रीडिंग ए बुक फॉर या फिर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि आपने सर एक चीज लिखवाना भूल गए। कौन सी? मैं ये लिखवाना भूल गया, फॉर और सिंस के साथ में टाइम। ये नोट कर लीजिए सर, क्योंकि इसकी पहचान तो यही है। जब बीन का प्रयोग होगा, बीन के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आ रही है तो सिंस फॉर के साथ जब टाइम आता तभी बीन के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आती है, वरना फिर उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो बीन आता ही नहीं है, सिंस और फॉर भी नहीं आते, तो वहां पर सीधी वर्ब की चौथी। ये ध्यान रखना, सिंस और फॉर के साथ एस आई एन सी, सिंस और फॉर के साथ में टाइम, ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, वह 5 बजे से दौड़ रहा है, क्लियर। और यहाँ पर सिंस होगा या फॉर, ये आपको होमवर्क रहेगा, बच्चे से बताओगे। मैंने बता दिया कि दिनों के नाम से पहले या दिन का जो भाग होता है, दिन के जो पार्ट होते हैं, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, संध्या, इन सब से पहले किसका प्रयोग होता है? तो आप सब किसका प्रयोग करेंगे? सिंस, ठीक है। ये ध्यान रखना, किस समय होता है? सुबह से। दूसरा कि वह 5 बजे से दौड़ रहा है, तो क्या लिखोगे? या वे 5 बजे से दौड़ रहे हैं, ऐसे लिखो, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग कर लो। दे हैव बीन रनिंग, आईएनजी का एक नियम बता दूं, जब भी पीछे कॉन्सोनेंट हो उनसे पहले एक वॉवेल हो तो जो अंतिम कॉन्सोनेंट होता है वो होता है डबल, और जब पीछे कॉन्सोनेंट से पहले 2 वॉवेल हो तो वहां पर अंतिम कॉन्सोनेंट या अंतिम जो कॉन्सोनेंट अंतिम लेटर होता है वो डबल नहीं होता। ये ध्यान रखना होता है आपको। जैसे ई ए डबल टी एच ईटी, तो ईटी में आईएनजी सीधे करता है, उससे टी से पहले 2 वॉवेल है, और यहाँ पर ये आईएनजी के नियम आपको मैं बेसिक इसके बाद में करवाऊंगा आपको लेवल में, ठीक है। दे हैव बीन रनिंग, कब से? सिंस 5 PM, 5 बजे से वो दौड़ रहे, ठीक है ना। हो गया अगला। तीसरा एक और एग्जांपल मेरे को, ठीक है ना। वे 2 दिन से मतलब ऐसे लिख दो कि राम 2 दिन से पत्र लिख रहा है, तो क्या लिखोगे? राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर, लेटर कब से? 2 आवर्स, 2 दिन से, 2 डेज, ऐसे लिख दो 2 डेज। 2 दिन क्या हो गया? 2 दिन सीधी सी बात क्या हो गया? एक अवधि हो गई, एक अंतराल हो गया, तो 2 दिन के लिए किसका प्रयोग करोगे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए और ये ध्यान रखना, ये आप अच्छे से नोट करो। फिर हम जल्दी से बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं।
दूसरा डील करोगे कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। लिखो NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस है जैसे कर लो दोस्त, ऐसे जल्दी लिखेंगे हम। नेगेटिव सेंटेंस की या सेंटेंस की तो कोई बात नहीं, नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी मैंने कहा था। लेकिन आप यहाँ घबराओगे कि सर बीन से पहले नॉट लगाए, बीन से बाद में नॉट लगाए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाए, कोई दिक्कत नहीं। नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर यूज होगा, यही बात ध्यान रखनी बस। नॉट का प्रयोग केवल और केवल थर्ड प्लेस पर, और वो इंटेरोगेटिव WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में उसमें चौथे स्थान पर आता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर किसकी, नेगेटिव सेंटेंस की। किसका नेगेटिव सेंटेंस, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज, या फिर क्या आएगा, हैव। तीसरे स्थान पर तो नॉट आएगा ही आएगा, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और साथ में हमने क्या बताया, सिंस और फॉर के साथ में टाइम। सिंस और फॉर के साथ में प्लस टाइम। ठीक है, सिंस फॉर प्लस। क्लियर? एग्जाम्पल से वह 2 घंटे से तुम्हारा वेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे लिखना ना, तो क्या लिखोगे आप, वह 2 घंटे से तुम्हारा वेट नहीं कर रहा है, तो आप लिखोगे he has not been WAITING not been waiting for me for 2 hours। ठीक है, वो 2 घंटे से मेरा वेट नहीं कर रहा, तो क्या लिखोगे, he has not, तीसरे स्थान पर not, he has not been waiting WAITING है ना, not waiting for me 2 hours। वो 2 घंटे से मेरा वेट के पीछे फॉर प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए यहाँ पर आई नहीं आया क्योंकि क्या है मी, ये हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे प्रीपोजिशन। और फॉर 2 hours फॉर क्यों आया, क्योंकि 2 घंटे से वेट करा, 2 घंटे का होगी, उसके लिए किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। देन आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद में अगला एग्जांपल मैं लिखवाता हूँ कि वे सुबह से मूवी नहीं देख रहे हैं, तो क्या लिखोगे, दे हैव नॉट तो तीसरे स्थान पर, दे हैव नॉट बीन वॉचिंग फिल्म या फिर मूवी कर लेते हैं, वॉचिंग दिस मूवी फॉर या फिर सिंस आफ्टरनून मिलेगा, मॉर्निंग तो हमने यूज कर लिया तो कोई बात नहीं, एक बार आफ्टरनून का प्रयोग करें। तो आफ्टरनून क्या है, दिन के बाद का नाम है। ठीक है ना, जो दिन होता है दिन में, जैसे मान लो सुबह शाम, तो हमने पता है ना, नेम ऑफ द डे पार्ट नेम, उससे पहले, तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा, फॉर का नाम है, सिंस का, क्योंकि आफ्टरनून फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम 2% फिक्स समय बता रहा है, उसके लिए सिंस। लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, राम 2 घंटे से, एक मैंने एग्जांपल कल बनाया था, मैंने कहा कि जो प्रिपेयरिंग वाला मैंने एग्जांपल कराया था, वो एग्जांपल उसमें प्रिपेयरिंग की स्पेलिंग मेरे से भूलवश गलती में हो गई थी, तो उस एग्जांपल को मैं वापस दोहरा देता हूँ इसमें करके कि वह 2 घंटे से भोजन पका रही है। ठीक है ना, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, यहाँ भोजन तैयार कर रही है। प्रिपेयर को हम यूज करें तो ऐसे लिख दो, किसी हैज, नॉट का प्रयोग करना, चलो नॉट का कर लेते हैं, सी हैज नहीं पका रही, सी हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर की स्पेलिंग होती है, और इसमें क्या होगा, प्रिपेयरिंग की स्पेलिंग हो जाएगी सी हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग, है ना, फूड, डिनर लिख दो,
प्रिपेयरिंग डिनर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, ठीक है ना। उसके लिए किसका प्रयोग, 2 आवर्स के लिए किसका प्रयोग होगा। तो ये हमने जान लिया कि सी के बाद में है सिंगुलर पे है जाएगा, किस स्थान पर नॉट, बीन, दोनों को कनेक्ट करने के लिए। और प्रिपेयरिंग, कल मैंने स्पेलिंग में बोलो PREPAR प्रिपेयरिंग करो, प्रिपेयरिंग नहीं होता, प्रिपेयरिंग होता है, प्रिपेयर यानी तैयार करना। वो 2 घंटे से भोजन डिनर तैयार नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो सी हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग डिनर फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मेरे समझ पूरी आपकी क्लियर है, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे। She has not been अभी वही सेमेस्टर PARING बोल के लिखना के प्रिपेयरिंग लिखता है ना, PREPARING प्रिपेयरिंग डिनर फॉर 2 आवर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट में लिखते हैं हमारा लास्ट वाला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहचान कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले हैविंग और बाइंग तो हैज या फिर है। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा है, कैसा हैज और है के साथ में बीन भी आएगा, नहीं बीन नहीं आएगा, केवल हैज और है आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में बीन, क्यों मेन वर्ब के बाद में बीन का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर क्या आएगा, तो उसके बाद में आएगा मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म होते हैं। तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना। अभी चलो हम चलते हैं और इसका स्ट्रक्चर में हम बाकी ये लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम 2 घंटे से मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या तुम 2 घंटे से मेरा लेक्चर को अटेंड कर रहे हो या देख रहे हो, तो क्या लिखोगे, हैज यू से क्या है, हैज यू बीन अटेंडिंग, ATTENDING अटेंडिंग माई लेक्चर, LECTURE लेक्चर फॉर 2 आवर्स, या फॉर स्टार्ट 2 आवर्स लिखो, फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। तो क्या तुम मेरा 2 घंटे से लेक्चर देख रहे हो, तो क्या होगा, हैज यू बीन अटेंडिंग माई लेक्चर, क्या तुम मेरा 2 घंटे से लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, तो हैज यू बीन अटेंडिंग माई लेक्चर फॉर 2 आवर्स। ये एग्जांपल नोट करो, फिर इसके बाद में हम अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो क्या करोगे, इसमें ऐसे लिखो आप, हैव आई बीन रीडिंग, क्या मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ, ऐसा कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, बुक तो हमने बहुत बार ले लिया। हैव आई बीन रीडिंग ए न्यूज़पेपर, PAPER न्यूज़पेपर, क्या लिखोगे, हैव आई बीन रीडिंग ए न्यूज़पेपर सिंस, या फिर फॉर, चलो कोई बात नहीं, सिंस इवनिंग, EVENING, ठीक है। क्या मैं शाम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, क्या मैं शाम से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या करोगे आप, तो आप करोगे हैज आई बीन रीडिंग ए न्यूज़पेपर, कब से, सिंस इवनिंग।
तो ये आई होप आप अच्छे से समझे होंगे कि हमने बहुत अच्छे से बेसिक टू एडवांस ये सारा का सारा, इससे बेसिक तो फिर हो नहीं सकता टेंस में कुछ। हमने सबसे पहले शुरू से जान लिया कि शुरू से हमने बेसिक से ही देखा, और इसके साथ में आज ये हमारा प्रेजेंट टेंस आप सबके साथ में मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा होता है और फिर हम कल अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस खत्म होने के बाद में हम पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे, और इसी बेसिक तरीके से हम पास्ट टेंस को अच्छे से समझेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि पास्ट के भी कौन कौन से अफर्मेटिव और उसके बाद में नेगेटिव और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, सिंपल पास्ट की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट के 4 भाग जानेंगे। और देन अगले वाले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्यूचर के भी एक वीडियो के अंदर कैसे भी करके फ्यूचर के भी एग्जांपल्स अच्छे से आपको फ्यूचर टेंस का बेसिक्स क्लियर करवा लूंगा, और पास्ट का और फ्यूचर का हम आने वाले वीडियो में बेसिक्स क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।